हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री जो क्लास 9 का चैप्टर है उसका प्रैक्टिस सेट 1.1 मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। अगर आपको लिंक नहीं मिली तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी। और आज प्रैक्टिस सेट 1.2 शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताना चाहती हूँ जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको 10th के लिए भी काम आएगी और आपके आगे आप अगर मैथ्स में कोई इंटरेस्ट लेना, मतलब मैथ्स में अगर करियर करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये सब चीज़ें आपको बहुत काम आएगी। ओके, तो कोई भी प्रैक्टिस सेट करने के पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि डायरेक्टली हम प्रैक्टिस सेट 1.2 के ऊपर जंप करने के पहले हम पहले कंसेप्ट समझ लेंगे, देन देन हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अभी देखो पहला कंसेप्ट क्या है। पहला कंसेप्ट दिया है लाइन सेगमेंट। अभी लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये सब मैंने जो लिखा है ये आपके बुक में का ही लिखा है, बस मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगी जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या दिया है, द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी इट्स कॉल्ड सेगमेंट ए बी। अभी मान लो ये लाइन सेगमेंट है, ओके। अभी ये मतलब क्या है कि ये सबका यूनियन मतलब क्या, सिर्फ पॉइंट ए को हम सेगमेंट बोल सकते हैं कि नहीं, ए और बी दोनों को मिला के क्या बनेगा, सेगमेंट। द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एंड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, मतलब अगर इनके बीच भी कोई अगर पॉइंट आ गया तो वो छोटे छोटे सेगमेंट, मान लो अभी यहाँ पे अगर सी आ गया तो ये छोटा सा सेगमेंट ए सी हो जाएगा। यहाँ पे अगर डी आया तो ये छोटा सा सेगमेंट सी डी आ जाएगा, और या तो फिर ये डी बी आ जाएगा। आगे समझ रहे हो आप? तो इनके बीच में जो भी पॉइंट आएंगे दैट विल बी कंसिडर एज द कंप्लीट सेगमेंट ए बी, ओके। और एक बात है, सेकंड पॉइंट ये है कि सेगमेंट ए बी इसको हम क्या लिखते हैं, एस ई जी ए बी, मतलब सेगमेंट ए बी ऐसा हम लिखते हैं। देन थर्ड पॉइंट, सेगमेंट ए बी मीन्स बी ए, मतलब आप चाहे सेगमेंट ए बी को ए बी पढ़ो या फिर सेगमेंट ए बी को बी ए भी पढ़ सकते हो आप, ओके। मतलब यहां से लेकर यहां तक भी पढ़ सकते हो, बी ए भी पढ़ सकते हो या फिर सेगमेंट ए बी भी पढ़ सकते हो, ओके। देन फोर्थ पॉइंट क्या है, पॉइंट ए एंड बी आर द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। ए और बी इसको एंड पॉइंट बोलते हैं। एंड पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके आगे सेगमेंट हो रहा है कि नहीं। सेगमेंट, आप एक बात हमेशा याद रखो, सेगमेंट जो होता है उसका लेंथ हमेशा फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड मतलब उसको हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। अभी आपको मान लो ऐसा बोला है कि सेगमेंट ए बी की लेंथ 5 दी है, तो हम इसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, ओके। दैट विल बी द फिक्स्ड लेंथ, इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए सेगमेंट का जो लेंथ होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। एक बात को आप ये ध्यान में रखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट। मतलब क्या, अभी ये ए बी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ ए बी बोलेंगे, ओके। तो उसको हम लिख कैसे सकते हैं, मान लो अभी इसका लेंथ 5 है तो लेंथ ए बी इज इक्वल्स टू 5, हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू 5, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। की पॉइंट क्या क्या है, फर्स्ट सेगमेंट का लेंथ फिक्स होता है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। देन सेकंड कि इन सब के पॉइंट का जो यूनियन होता है, मतलब सबको मिला के, मतलब इस खाली एक पॉइंट को हम सेगमेंट बोल सकते कि नहीं, ए और बी को मिला के सेगमेंट बना सकते, या फिर इनके बीच में जो भी पॉइंट आएंगे उनका यूनियन को हम सेगमेंट ए बी कह सकते हैं। देन सेगमेंट ए बी को कैसे रिटर्न करते हैं, सेगमेंट ए बी एस ई जी ए बी लिखते हैं। सेगमेंट ए बी पढ़ो या सेगमेंट बी ए पढ़ो सेम ही बात है। देन ए एंड बी आर एंड पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेगमेंट का लेंथ खत्म होता है, हम इसके आगे बढ़ा नहीं सकते या फिर हम इसके आगे भी बढ़ा नहीं सकते। देन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। तो लेंथ ए बी कैसे लिखते हैं हम, लेंथ ए बी इज इक्वल टू, मान लो अगर 5 है तो 5, 3 है तो 3, तो हम उसको ए बी इज इक्वल टू 3 या फिर ए बी इज इक्वल टू 5 ऐसा भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट कंसेप्ट है रे का। रे का मतलब क्या, एक बात याद रखो, रे का एक एंड होता है फिक्स और दूसरा एंड हो सकता है, हम इसको आगे से भी बढ़ा सकते हैं। मतलब यहाँ पे इसका लेंथ स्टॉप हो गया, ये साइड से आप बढ़ा नहीं सकते। रे मतलब क्या, ये साइड से आप कितना भी बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसका एंड पॉइंट होता है। मतलब रे का जो होता है, रे को हम खाली एक साइड से बढ़ा सकते हैं, दूसरे साइड से हम बढ़ा नहीं सकते, ओके। तो हम इसको, सपोज ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, द यूनियन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन सेगमेंट ए बी एंड द पॉइंट पी सच दैट ए बी पी आर कोलिनियर
इट्स कॉल्ड रे ए बी। मतलब क्या कि ए और बी अगर दो अलग पॉइंट है तो इनके पॉइंट के सेगमेंट को, मतलब अभी इन दोनों को अगर मिला के ये आगे जो बढ़ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रे ए बी। ओके, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा, मान लो अभी यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा, यहाँ पे सी पॉइंट होगा, तो भी हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, रे ए बी पढ़ सकते हैं। मतलब इनके बीच में जो भी पॉइंट आएगा उसको हम ये पढ़ सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रे ए बी पढ़ सकते हैं। बस खाली एक चीज़ होनी चाहिए कि वो सब पॉइंट्स कोलिनियर होने चाहिए। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट अगर यहाँ पे है तो हम उसको रे ए बी में ला सकते हैं, नहीं, ये लाइन पे ही होना चाहिए, ये सेम रे पे होना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे इसका लेंथ खत्म होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोलते हैं। मतलब यहाँ से इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। देखो ये साइड में एरो है, मतलब क्या, इसको आगे से हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, बट यहाँ पे इसका लेंथ फिक्स होता है, इसके आगे नहीं बढ़ा सकते। ओके, तो आपको एक बात याद रखनी है, लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस है। लाइन सेगमेंट का लेंथ होता है फिक्स, दोनों साइड से हम इसका लेंथ स्टॉप हो जाता है, हम नहीं बढ़ा सकते। रे के केस में क्या होता है कि एक साइड से हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, बट दूसरी साइड क्या हो सकती होती है, रे के केस में फिक्स होती है। ओके, अभी देखो, द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन रे ए बी एंड अपोजिट रे ऑफ रे ए बी इज कॉल्ड लाइन ए बी। इन्होंने ना थोड़ा सा बहुत मतलब अलग लैंग्वेज में बताया, आपको थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट जाएगा, मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। मान लो लाइन है, तो लाइन पे ये दो पॉइंट है। एक बात याद रखनी है आपको, लाइन को हम दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं। मतलब क्या, ये एक साइड हो गई रे ए बी। ओके, ये हो गया, अगर इसको हम यहाँ से पढ़ेंगे, इसको छोड़ दो, रे ए बी, ये हो गया रे ए बी। ओके, ये पॉइंट मान लो यहाँ पे ए है और ये एरो आप छोड़ दो, तो ये हो गया रे ए बी, और इसका अपोजिट रे बी, मतलब ये साइड से भी रे ए बी हो जाएगा, है ना। तो वो उनको कंबाइन बोल रहे हैं। तो उतना कंफ्यूजन में लाने से बेटर है कि आप ऐसा समझो कि लाइन जो होती है हम उसको दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, उसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है। लाइन को हम इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। ओके, ये रहा लाइन का कंसेप्ट। नाउ कॉन्गरेंट सेगमेंट। कॉन्गरेंट सेगमेंट मतलब क्या, दो सेगमेंट का अगर लेंथ इक्वल है तो हम उनको बोलते हैं दो सेगमेंट्स आर कॉन्गरेंट। कॉन्गरेंट मतलब क्या, अभी मान लो ए बी का लेंथ 5 है और सी डी का भी लेंथ 5 है, इन दोनों की लेंथ इक्वल हो गई, तो ये दोनों सेगमेंट क्या हो गए, कॉन्गरेंट हो गए एक दूसरे के साथ। अभी कॉन्गरेंट सेगमेंट के लिए 3 प्रॉपर्टी है। कौन सी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिविटी। तो अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती है कि सेगमेंट ए बी इज कॉन्गरेंट टू सेगमेंट ए बी। मतलब एक सेगमेंट होता है वो खुद के साथ भी कॉन्गरेंट होता है, क्योंकि अभी वो अपने साथ ही कॉन्गरेंट रहेगा, क्योंकि अभी इसका लेंथ चाहे आप ए बी पढ़ो या फिर बी ए पढ़ो एक ही बात है, राइट। तो ये सेगमेंट खुद के साथ कॉन्गरेंट होता है। देन सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सिमेट्री। इफ सेगमेंट ए बी इज कॉन्गरेंट टू सेगमेंट सी डी, देन सेगमेंट सी डी इज ऑल्सो कॉन्गरेंट टू सेगमेंट ए बी। मतलब क्या, अभी देखो, अगर ए बी का लेंथ 5 है, सी डी का लेंथ 5 है, तो ए बी सी डी के साथ कॉन्गरेंट हो गया। तो अभी सी डी का लेंथ भी 5 है, तो सी डी हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि सी डी भी ए बी के साथ कॉन्गरेंट है। आप चाहे ऐसा पढ़ो या फिर मतलब कैसा भी पढ़ो, ए बी कॉन्गरेंट टू सी डी या फिर सी डी कॉन्गरेंट टू ए बी, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। देन थर्ड वन इज क्या होती है, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या होती है, अगर सेगमेंट ए बी कॉन्गरेंट टू सेगमेंट सी डी है और ये सी डी और एक सेगमेंट है जिसका नाम है ई एफ। ओके, ई एफ, मान लो अभी इसका लेंथ भी 5 है, इसका लेंथ भी 5 है और इसका लेंथ भी 5 है। अभी क्या बोला उन्होंने, ए बी कॉन्गरेंट टू सी डी एंड सी डी कॉन्गरेंट टू ई एफ। अभी इन दोनों का लेंथ सेम है, तो सी डी इसके साथ कॉन्गरेंट हो गया ई एफ, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी भी इसके साथ कॉन्गरेंट हो गया, राइट। मतलब ए बी सी डी के साथ कॉन्गरेंट है, सी डी ई एफ के साथ कॉन्गरेंट है, तो ए बी भी सी ई एफ के साथ कॉन्गरेंट हो जाएगा, राइट। तो ये प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिविटी। ओके, ठीक है। मतलब अगर एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के साथ कॉन्गरेंट है और दूसरा सेगमेंट तीसरे सेगमेंट के साथ कॉन्गरेंट है, तो पहला सेगमेंट तीसरे वाले के साथ भी कॉन्गरेंट रहेगा। ए बी कॉन्गरेंट टू सी डी एंड सी डी कॉन्गरेंट टू अगर ई एफ है, तो देन सेगमेंट ए बी इज ऑल्सो कॉन्गरेंट टू सेगमेंट ई एफ। अभी देखो ये भी बहुत आसान है, मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। मिड पॉइंट मतलब क्या, दोनों के बीच को अगर हमने इक्वल पार्ट में
डिवाइड किया तो वो जो पॉइंट एक सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। मतलब इफ ए एम बी, मतलब ए एम बी आर पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड सेगमेंट ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एम बी, मतलब क्या, इसका डिस्टेंस 3 है और इसका डिस्टेंस 3 है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या, देन एम इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। मतलब ये दोनों का डिस्टेंस अगर सेम, मतलब जो पॉइंट दो सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसको हम क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट। मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है एक दूसरे की क्योंकि इनका लेंथ सेम है, तो एम को हम क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट बोलेंगे। मतलब क्या, इफ पॉइंट्स ए एम बी आर कोलिनियर सच दैट सेगमेंट ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एम बी, देन एम इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। ओके, एवरी सेगमेंट हैज वन एंड ओनली मिड पॉइंट। हर एक सेगमेंट को सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। एक ही मिड पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि अभी इसने अगर, मतलब ये सेगमेंट को अगर इसने डिवाइड कर दिया तो और एक अगर पॉइंट हम लेंगे तो वो डिवाइड कर पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि लेंथ डिफर करेगी ना। मतलब यहाँ पे अगर मैंने मिड पॉइंट लिया तो ये इतना लेंथ और ये आगे का लेंथ इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड हो पाएगा, राइट। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हर एक सेगमेंट को ओनली वन एंड ओनली वन ही मिड पॉइंट होता है। ओके, तो ये समझ में आया। देन सेवेंथ कंसेप्ट क्या है, कंपैरिजन ऑफ अ सेगमेंट। मतलब अभी आप इसको लेंथ से समझ आएगा कि अगर ए बी छोटा है सी डी से, मतलब ए बी का लेंथ अगर 3 है और सी डी का लेंथ अगर 5 है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी लेस देन सी डी हम बोल सकते हैं। तो उसको लिखेंगे कैसे, सेगमेंट ए बी इज लेस देन सी डी, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेगमेंट सी डी बड़ा है सेगमेंट ए बी से। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, परपेंडिकुलरिटी ऑफ अ सेगमेंट और अ रे। अभी देखो क्या दिया है यहाँ पे, इफ द लाइन्स कंटेनिंग 2 सेगमेंट। मतलब अभी मान लो ये दो लाइन है, इनके अंदर 2 सेगमेंट है। कौन से, ये एक सी डी सेगमेंट है और ये एक ए बी सेगमेंट है। इफ द लाइन्स कंटेनिंग 2 सेगमेंट या फिर 2 रेज। अभी 2 रेज कैसे बोलोगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ से देखा तो ये एक रे हो गया और यहाँ से देखा तो ये एक रे हो गया, या फिर यहाँ से देखो तो इधर वाला रे हो गया और अगर यहाँ से देखो तो ये इधर वाला रे हो गया। ठीक है, 2 rays or a ray and a segment are perpendicular to each other, then the 2 segments and the 2 rays are said to be the perpendicular to each other। मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब क्या, वो एक दूसरे को क्रॉस करके अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं कि वो सेगमेंट या फिर 2 रे या फिर अ सिंगल रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो अगर सेगमेंट की बात करो तो ये दोनों सेगमेंट परपेंडिकुलर है। अगर आप रे की बात करो, ये एक रे और ये एक रे, तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ओके, या फिर ये सिंगल रे देखो तो इसको ये वाला रे परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि दोज सेगमेंट्स और दोज रेज और अ सिंगल रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम उसको लिखेंगे कैसे, सेगमेंट ए बी। अभी सेगमेंट ए बी किसको परपेंडिकुलर है, ये लाइन को, सी डी को। ये ए बी मतलब ये कैसे हो जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी, मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ओके, ये ए बी ये सी डी लाइन को परपेंडिकुलर है। या फिर सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू रे सी डी, मतलब रे अगर हमने यहाँ पे ये इसको फिक्स कर दिया और ये साइड से अगर इसको हमने ऐसा बढ़ा दिया तो ये सी डी को हम रे कहेंगे, क्योंकि इसका एंड पॉइंट ये हो गया, ये ऐसा हो गया, तो हम क्या बोलेंगे इसको, सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू रे सी डी। ओके, समझ में आया? अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर, मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करूंगी। अभी देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अभी इफ सेगमेंट सी डी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, मतलब क्या, ये जो सेगमेंट सी डी है ये लाइन को परपेंडिकुलर है, मतलब क्या, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड देन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट सी डी इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन। मतलब क्या, ये सी डी मतलब यहाँ ये लाइन से ये सी का डिस्टेंस जो है उसको हम क्या बोलेंगे कि सी डी का लेंथ जो है वो क्या हो गया कि ये लाइन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया, राइट। मतलब क्या बोलेंगे हम, पॉइंट द लेंथ ऑफ अ सेगमेंट इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन।
मतलब क्या, ये लेंथ उतनी होगी ना, सी जहाँ तक है, बस हमने खाली ये पॉइंट को नाम दे दिया। ओके, मतलब सी का डिस्टेंस, ये लाइन ए बी से कितना है वो ये सी डी बता रहा है, राइट। समझ में आ गया। द पॉइंट डी इज कॉल्ड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये डी मतलब कि यहाँ पे ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब क्या, इसके नीचे वाला हिस्सा है ना, तो इसको फुट बोलते हैं। तो मान लो अब ये सी डी का लेंथ अगर ए है, तो ये सी डी का लेंथ अगर ए है मान लो, तो डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम लाइन ए बी कितना हो गया, ए हो गया। मान लो ये सी डी का डिस्टेंस 5 है, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट सी फ्रॉम ए बी कितना हो गया, 5 हो गया। समझ रहे हो, ये बेसिक था। अभी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, हमें प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन 2 ही लेने हैं आज, 1 एंड 2। इसका जो अगला पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। और अगर प्रैक्टिस 1.2 समझने के लिए आपको आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका थोड़ा सा रेफरेंस यहाँ पे है। इसलिए अगर आपने मेरे चैनल का प्रैक्टिस सेट 1.1 नहीं देखा होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप 1.2 समझने के लिए आप 1.1 देखो, देन आपको 1.2 अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी देखो क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट्स गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। ओके, तो अभी देखो क्या दिया है, पॉइंट्स दिए हैं। ओके, ए बी सी डी एंड ई, और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हमें। क्या दिया है, -3, 5, 2, -7 एंड 9। ओके, तो हमें सबसे पहले निकालना है कि सेगमेंट डीई एंड सेगमेंट ए बी आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो हम पहले क्या करेंगे, इनका पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि दो सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए उनका डिस्टेंस। अगर उनका डिस्टेंस इक्वल है तो वो दो सेगमेंट क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर उनका डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो वो सेगमेंट एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी क्या है, -7। ओके, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई, ई क्या गिवन है हमें, ई का ये डी है। ओके, ई क्या गिवन है हमें, 9 है, राइट। अभी इनका डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 9 इज ग्रेटर देन -7, 9 बड़ा है, तो डिस्टेंस ऑफ डीई क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ डीई ये हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में किया है। ओके, तो ये क्या होगा, 9 -7, तो ये क्या आ जाएगा, 9 + 7, तो डिस्टेंस ऑफ डीई क्या आ जाएगा, 16। ओके, डिस्टेंस ऑफ डीई कितना आ जाएगा हमारा, 16। देयरफॉर लेंथ ऑफ डीई हम क्या बोल सकते हैं, 16, राइट। मतलब ही सेगमेंट डीई की वैल्यू क्या है, 16। ओके, ये हो गया, इसको 1 दे दिया हमने। आप यहाँ पे पार्टीशन करके भी लिख सकते हो या फिर नीचे भी लिख सकते हो, मैं नीचे लिख रही हूँ। ओके, अभी क्या देखो, अभी हमें सेगमेंट ए बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उनके कोऑर्डिनेट लिखने होंगे। तो क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -3 है, राइट। देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी क्या है, 5, राइट। तो अभी हम क्या बोलेंगे, 5 ग्रेटर है, सिंस 5 इज ग्रेटर देन -3, तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आएगा, ए बी आएगा 5 -3, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, 5 + 3 8, दैट इज 8, डिस्टेंस ऑफ ए बी ये क्या आ जाएगा, 8। इसको हम 2 दे देंगे। ओके, या फिर इसको मत दो, देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 8 ऐसा दे दो। ओके, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 8 ऐसा दे दो। ओके, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके इतना लिख सकते हो, या फिर एक बार फिर से वीडियो पॉज करके सब कुछ देख सकते हो।
क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज टर्न कर रही हूँ। तो अभी फ्रॉम 1 and 2 मैं अभी क्या करती हूँ, आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं क्या करती हूँ, ये 1 और 2 को फिर से एक बार पीछे के पेज पे लिखती हूँ, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसकी बात करें। अभी लेंथ ऑफ डीई कितना है 16। अभी इसको आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। लेंथ ऑफ डीई क्या है 16 है, इसको 1 है। और लेंथ ऑफ ए बी हमारा कितना आया 8 आया, राइट। ये आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, मैं खाली आपके रेफरेंस के लिए लिख रही हूँ। तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 लेंथ ऑफ DE इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ AB, राइट। इन दोनों का डिस्टेंस सेम है क्या, नहीं। देयरफॉर सेगमेंट DE इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AB। ओके, मतलब ये दोनों सेगमेंट एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है क्या, नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्या मुझे फिर से पीछे के पेज पे जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ये लिख लिया। ओके, कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं BC और BC के क्या है AD के मैं लिखती हूँ। ओके, वीडियो में अभी देखो क्या गिवन है हमें, सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD को हमें निकालना है वेदर बोथ ऑफ देम आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B क्या है 5, आपके सामने बुक होगी तो आपको वहां पे दिख जाएगा। देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C क्या है 2। तो अभी हम क्या बोलेंगे, सिंस 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 बड़ा है तो क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ BC क्या आएगा 5 minus 2। तो डिस्टेंस ऑफ BC क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ BC आ जाएगा 3, दैट इज देयरफॉर लेंथ ऑफ BC क्या आएगा, BC आएगा 3। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आप पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा डाल दो, लेंथ ऑफ सेगमेंट BC इज इक्वल्स टू 3। इसको दे दो आप नंबर 1। ओके, देन अभी हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ AD। अभी देखो यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। तो क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A क्या है -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D क्या है -7। तो सिंस, ओके, यहाँ पे या फिर आप यहाँ पे लिख लो सिंस। अभी आपने अगर प्रैक्टिस सेट 1.1 देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि नेगेटिव नंबर लाइन के लिए जो छोटा नंबर होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है। अभी यहाँ पे इन दोनों में से बड़ा कौन हो जाएगा, -3 इज ग्रेटर देन -7। नंबर लाइन पे जो पहले आता है नेगेटिव नंबर के केस में वो नंबर हमेशा बड़ा होता है उसके आगे वाले नंबर से। ओके, सो -3 इज ग्रेटर देन -7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AD क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा -3 -7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, ये माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 7, तो 7 - 3 कितना आएगा 4। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AD कितना आया 4 आया। हम इसको ऐसा भी बोल सकते, देयरफॉर लेंथ ऑफ सेगमेंट AD कितना आया हमारा, AD आया है हमारा 4। ओके, तो अभी बताओ आप, सेगमेंट BC का लेंथ कितना है, BC का लेंथ 3 आया है और AD का लेंथ कितना आया है 4। तो दोनों का लेंथ सेम आया है क्या, नहीं। तो हम क्या बोल सकते, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 लेंथ ऑफ सेगमेंट BC is not equal to length of segment AD, right? Therefore segment BC is not congruent to segment AD, right?
ऐसा बोल सकते हैं हम, क्योंकि लेंथ सेम नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD आर नॉट कॉन्गरेंट। ओके, लेंथ सेम नहीं है तो वो दोनों कॉन्गरेंट हो सकते हैं क्या? नहीं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD को हमें फाइंड आउट करना है वेदर दिस टू आर कॉन्गरेंट और नॉट। तो क्या आया, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B क्या है, 5 है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E क्या है, 9। तो हम क्या बोलेंगे, 9 बड़ा है, राइट, सिंस 9 इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ BE क्या आएगा, 9 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 4। डिस्टेंस ऑफ BE क्या आया, 4 आया, राइट। देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते, देयरफॉर लेंथ ऑफ सेगमेंट BE इज इक्वल्स टू 4, राइट। तो इसको हम दे देंगे नंबर 1। ओके, अभी देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A क्या है, -3, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D क्या है, -7। मतलब हम अभी AD की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस -3 इज ग्रेटर देन -7, राइट, करेक्ट है। जो छोटा नंबर होता है नेगेटिव नंबर के केस में वो हमेशा बड़ा होता है, नंबर लाइन पे जो पहले आता है दैट नंबर विल बी बिगर। -3 इज ग्रेटर देन -7, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AD, A एंड D क्या आएगा, -3 माइनस -7, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -3 + 7, तो 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 4। तो डिस्टेंस ऑफ AD कितना आया हमारा, 4। देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते, लेंथ ऑफ सेगमेंट AD इज इक्वल्स टू 4, राइट। तो अभी देखो लेंथ ऑफ सेगमेंट BE 4 आया है और लेंथ ऑफ सेगमेंट AD भी 4 आया है, तो 1 एंड 2 से हम बोल सकते दोनों का लेंथ सेम है, मतलब ये दोनों सेगमेंट कॉन्गरेंट है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, देखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेंथ ऑफ सेगमेंट कौन सा है, BE है ना, BE, ओके। लेंथ ऑफ सेगमेंट BE इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सेगमेंट AD, राइट, इक्वल है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर सेगमेंट BE इज कॉन्गरेंट टू सेगमेंट AD, राइट, ऐसा बोल सकते हैं हम। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD आर कॉन्गरेंट। ओके, एक चेंज बताना है आपको। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे सेगमेंट DE आर नॉट कॉन्गरेंट, तो यहाँ पे ये ऐसा साइन देना होगा आपको, सेगमेंट DE इज नॉट कॉन्गरेंट टू सेगमेंट AB, एंड यहाँ पे भी सेगमेंट BC इज नॉट कॉन्गरेंट ना, तो यहाँ पे ये ऐसा साइन देके इसको कट करना है, ओके, मतलब नॉट कॉन्गरेंट। ये थोड़ा सा मेरे से रह गया, तो आप ये करेक्ट कर लीजिए, ओके। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और फिर वीडियो को ख़त्म कर देंगे, एंड देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पार्ट। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। मतलब ये जो M है ये सेगमेंट का AB का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब क्या, जो एक सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, राइट। इफ AB इज इक्वल्स टू 8 देन फाइंड द लेंथ ऑफ AM। तो AM की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो अभी हमें पता है M मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों को आधे आधे इसमें डिवाइड करेगा। मान लो अभी AB का टोटल लेंथ हमें कितना दिया है, AB का टोटल लेंथ दिया है हमें 8, राइट। तो ये AM कितना हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, राइट, क्योंकि मिड पॉइंट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। तो ये AM 4 हो जाएगा और ये MB भी 4 हो जाएगा, और दोनों को मिला के ये कंप्लीट सेगमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पॉइंट M is the mid point
मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, तो इससे क्या होगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ए बी। मतलब ए एम का लेंथ ए बी के लेंथ के हाफ हो जाएगा। तो ए बी का लेंथ कितना गिवन है हमें, 8 दिए है, तो 2 4 जा 8, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ ए एम क्या आएगा हमें 4। ओके, समझ रहे हो? कुछ नहीं, सिंपल ही है, एम को मिड पॉइंट कंसिडर किया है और फिर लेंथ ऑफ ए बी के हाफ हो गया है ए एम का लेंथ, क्योंकि एम है मिड पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। ओके, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, और एक NMMS की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप जाके मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। और आपके कुछ जूनियर्स होंगे तो आप उनको प्लीज़ 8th स्टैंडर्ड के लिए मेरा चैनल रेफर कीजिए। ओके, 8th स्टैंडर्ड के रेगुलर मैथ्स के भी अपलोडेड है एंड 8th स्टैंडर्ड के NMMS एग्जाम के वीडियोस भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। ओके, तो प्लीज़ लाइक द बटन एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।